हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कवर करेंगे। इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे आज पूरी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम सारा थ्योरी पार्ट को कवर कर देंगे, बिल्कुल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में। साथ में आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। साथ में जो भी जितने भी प्रोविजंस हमें गिवन है इनकम टैक्स एक्ट में वो भी हम स्टडी करेंगे। तो चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लास ग्रुप में। आप ही वीडियो को लाइक नहीं करते तो फिर कौन करेगा, राइट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन गिवन है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर्ड है या फिर किसी और लॉ के अंतर्गत जो है उसका रजिस्ट्रेशन एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ है। तो अब इसमें ना डिडक्शंस भी दी जाती हैं, लाइक 80G से लेकर हमारी 80P तक की जो है डिडक्शंस जो है मिलती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारी डिडक्शंस जो है यहाँ पे मिलती हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो आज हम जो हैं थ्रो लाइट ऑन द प्रोविजंस एप्लीकेबल, तो प्रोविजंस पर हम जो है पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आज। और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कुछ इस प्रकार कि एक्सप्लेन द डिडक्शन फ्रॉम द इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 80P। साथ में हमें 80P के अंतर्गत डिडक्शन भी एक्सप्लेन करनी है और हमें प्रोविजंस भी बताने हैं। डिस्कस द प्रोविजंस, जो भी असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वो भी हम स्टडी करेंगे और 80P की डिडक्शन भी स्टडी करेंगे। तो एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड है या फिर वो किसी और लॉ के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ है तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। तो अब अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 इनकम टैक्स एक्ट का क्या बोलता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट असेसेबल एंटिटी। इसको ना हम एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे टैक्सेशन के पर्पस के लिए। तो अब फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट ले डाउन द रूल ऑफ कंप्यूटेशन। तो अब हमारे जो एक्ट में रूल गिवन है ये भाई हमें किस तरीके से जो है प्रॉफिट को कंप्यूट करना है किसी भी बिजनेस का, एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमें गिवन है कि कौन कौन से रूल हैं प्रॉफिट कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग कि ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस के बिजनेस की बात की गई है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है तो उससे रिगार्डिंग वो किस तरीके से प्रॉफिट को कंप्यूट करेगी, किस तरीके से अपनी इनकम को कंप्यूट करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है सेम वे में अंडर ईच हेड एज इनकम इन द केस ऑफ एनी अदर असेसी। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है वो उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक असेसी की हम करते हैं सारी हेड्स के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई असेसी को इस हेड में इतनी इनकम हुई, इस हेड्स में इतनी इनकम हुई, तो उसी तरीके से इसकी भी इनकम को कंप्यूट किया जाता है। Now let's talk about the deductions. तो various deductions are provided while computing cooperative society की इनकम जब हम कंप्यूट करते हैं तो हम ना कुछ डिडक्शंस देते हैं उनको। तो अब क्योंकि डिडक्शंस जो हैं ये 80G, GGM, GGC ये सारी जो है हमने चैप्टर 3 में कवर कर ली है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बोला है प्लीज़ रेफर टू चैप्टर 3। तो हम चैप्टर 3 को स्टडी कर लेना। मेन हम आज इसके क्वेश्चन में बात करेंगे 80P की डिडक्शन जो कि हमने स्टडी नहीं करी है। तो 80P की डिडक्शन क्या कहती है कि 80P प्रोवाइड्स सर्टेन एग्जेम्पशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़,
कि सेक्शन 80P जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट देती है टैक्स में, एग्जाम्पशंस देती है। तो हाउ एवर एग्जाम्पशन इज़ नॉट अवेलेबल टू कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलती, यानी कि उनको टैक्स से छूट नहीं मिलती। और किन किन बैंक की बात की गई है? अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर वो अगर वो कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का है या फिर वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है तो मिलेगी। अदर इसके अलावा अगर कोई अनदर कोऑपरेटिव बैंक होगा उसको हम ये एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो अब इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एंगेज इन द फॉलोइंग बिजनेस, तो अब ना यहाँ पे कुछ बिजनेसेस हमें एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बिजनेस ये रहे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 8 हमें टोटल बिजनेस बताए गए हैं ये वाले। तो अगर इन्होंने बोला है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इन टाइप के बिजनेस में एंगेज्ड है तो होल ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी ऑफ और मोर सच एक्टिविटी शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो जो है उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 80P के अंतर्गत उनको टैक्स से छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फॉलोइंग बिजनेस से एंगेज्ड है तो जितनी भी प्रॉफिट एंड गेन की अमाउंट होगी फ्रॉम एनी वन और मोर सच एक्टिविटीज़, यानी कि इनमें से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं तो टैक्स से उनको छूट मिलेगी 80P के अंतर्गत। तो अब हम बिजनेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में एंगेज है, कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है अपने मेंबर्स को, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस करती है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर की मार्केटिंग कर रही है, मतलब उसके मेंबर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया और उसकी मार्केटिंग कर रही है, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा। या फिर वो परचेज कर रही है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सीड, लाइव स्टॉक या अदर आर्टिकल जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, और या फिर वो अपने मेंबर्स, हाँ तो ऑब्वियसली अपने मेंबर्स को सप्लाई करने के पर्पज़ से कर रही है परचेज, तो जो है अगर कोई इनकम होती है तो वो टैक्स से छूट मिल जाएगा। या फिर प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट द एड ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स मेंबर, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेस कर रही है विदाउट द एड ऑफ पावर प्रोड्यूस बाय इट्स मेंबर। साथ में अगर वो बिजनेस कर रही है कलेक्टिव डिस्पोजल का लेबर की अपने मेंबर्स को के लिए, तो फिशिंग और एनी एलाइड एक्टिविटी जिसमें हमारा कैचिंग, फिश कैचिंग हो सकता है, फिश प्रोसेसिंग हो सकता है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है, फिश की स्टोरिंग हो सकती है, या फिर इक्विपमेंट परचेज किए जा सकते हैं मेंबर्स को सप्लाई करने के लिए। तो अगर इस बिज़नेस में एंगेज्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अब इन्होंने बोला है कि 7th और 8th में सब क्लोजेस जो हमें गिवन है वो हम स्टडी कर लेते हैं। 7th और 8th का मतलब है इनका ये वाला, एंड बाय लॉ ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट टू। कहने का ये मतलब है कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर, और फिशिंग वाली जो एक्टिविटीज़ का बिजनेस बताया गया उसके बारे में कुछ सब क्लोजेस गिवन है, यानी कि रूल्स गिवन है। तो एंड बाय लॉज ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स टू। तो इन्होंने बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिस्ट्रिक्शन है किस चीज़ की, कि भाई इंडिविजुअल मेंबर हु कंट्रीब्यूट विद देयर लेबर, मतलब वोटिंग राइट में जो है वो रिस्ट्रिक्शन है किन की, जो भी इंडिविजुअल मेंबर हैं जो लेबर हु कंट्रीब्यूट विद देयर लेबर, की जो है अपने लेबर के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइमरली एंगेज्ड इन सप्लाइंग ऑयल सीड, कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एंगेज्ड है ऑयल सीड सप्लाई करने में, फ्रूट वेजिटेबल अपने मेंबर्स को, उनको भी 100% का एग्जाम्पशन मिलेगा प्रॉफिट एंड गेन्स पर। और इफ़ इट इज़ प्रोवाइड द सेम टू, अगर मान लो लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट को भी दे रहे हो, या गवर्नमेंट कंपनी को भी दे रहे हो, या किसी कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, या कोई फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप दे रहे हो तो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट कवर्ड इन क्लोज 1 और क्लोज 2, जो भी क्लोज 1 और क्लोज 2 में इन्होंने कवर नहीं किया, लाइक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 1 लाख। मतलब कहने का मतलब अभी हमने जितने भी सारे बिजनेस एंगेज्ड पढ़े ना, उनके अलावा भी कुछ क्लोजेज हैं जिसमें एग्जेम्पशन मिलेगी। मान लो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है
तो उनको 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और अदर्स के लिए 50,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टैक्स से छूट मिल जाएगी। तो अब फॉलोइंग इनकम अर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी 100% इनकम एग्जेम्पशन। तो अब वो कौन सी इनकम है जिसमें 100% का उनको टैक्स छूट मिलेगा, यानी कि एग्जेम्पशन मिलेगा? तो वो है पहला, डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर उन्होंने अर्न किया है। साथ में सोसाइटी इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ वेयर हाउस, उन्होंने अपने वेयर हाउस को लेटिंग यानी कि किराए पे दे सकते हैं वो, तो वहाँ से अगर उनको कोई इनकम हो रही है। और किस लिए दिया है? ताकि स्टोरेज हो सके मार्केटिंग ऑफ कॉमोडिटीज़ का, मतलब उन्होंने वेयर हाउस जो है दिया है कॉमोडिटीज़ मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट्स के स्टोरेज के लिए, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब वेयर द ग्रोस टोटल डज नॉट एक्सीड 20,000, अगर ग्रोस टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होती, या फिर और एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 100% एग्जाम्प्ट होगी। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर जीटीआई अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं होती तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, मतलब मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज से, साथ में उनको ना हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम प्राप्त हो रही है, तो वो जो है 100% एग्जाम्प्ट होगी। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन भी बताई गई है कि भाई इन सोसाइटी के लिए वो एग्जेम्पशन नहीं है। लाइक अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम कहाँ से हो रही है? हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, इसीलिए इनके लिए ये लागू नहीं है। या फिर कोई अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी है या सोसाइटी कैरिंग ऑन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में संबंधित है, या फिर सोसाइटी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, या ए सोसाइटी विल बी अलाउड डिडक्शन अंडर द अबव, या फिर एक सोसाइटी को ऑलरेडी क्लोज 1 और 2 में डिडक्शन मिल गया तो उसको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये भी इसके कुछ एग्जाम्पशंस थे कि भाई इनको नहीं मिलेगी कुल मिला के। ठीक है, कौन सी डिडक्शन की बात की हमने? ये वाली। ठीक है, कि भाई 20,000 से अगर उनकी जीटीआई जो है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं आती तो उनको जो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एग्जेम्पशन मिल जाएगी 100%, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं है या वो अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है या इनमें से वो नहीं है तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कुछ है तो नहीं मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल्सो स्टेट द इनकम टैक्स रेट बताने हैं हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के 2021 टू 2022 के असेसमेंट ईयर के। तो अंडर सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 के अंतर्गत एन अर्बन कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वो सोसाइटी है जो कि क्रिएट हुई है कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए विद इन द लिमिट्स ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया। ठीक है, तो एक अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है, और इसमें विद इन द लिमिट्स ऑफ जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स हैं वो भी इसमें आएंगी। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि एक अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए क्रिएट की गई है और विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, इनके लिमिट्स के अंतर्गत। और अब इन्होंने कहा है कि हमें टैक्स रेट बताने हैं। तो टैक्स रेट जैसे कि आप देख सकते हो अप टू 10,000 है तो 10% का लगेगा, 10,000 से ज़्यादा बस 20,000 से कम है तो 20%, और अबव 20,000 है तो 30%। सर चार्ज की बात करें तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय अ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सच टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड। ऑब्वियसली अगर 1 करोड़ से ऊपर होएगा तो ही सरचार्ज लगेगा। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ की बात की गई है, तो सरचार्ज शैल बी सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। तो वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम एक्सीड कर जाती है तो टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स। तो इनके कहने का ये मतलब है कि अगर इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो जितनी भी एक असेसी ने मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना भी अमाउंट पे करेगी एज अ इनकम टैक्स और साथ में सरचार्ज, वो ना
शैल नॉट एक्सीड टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स, वो अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ रुपी बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, तो उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा 4% लगेगा। तो ये था असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दी है। और वैसे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है जनरली, और थ्योरी तो बहुत ही कम चांसेस है आने के। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।